and welcome to workshop on object oriented programming session part 2. पार्ट 1 सेशन के अंदर हमने बिल्कुल बेसिक करैक्टरिस्टिक डिस्कस की कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है और उसके करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं, और उसके बाद से ही हम बेहतर तरीके से उन पिलर्स को समझ सकते हैं जो कि हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में जिक्र किया था। तो मैं उफाद हुसैन, स्टार्ट करते हैं। जो लास्ट सेशन के अंदर हमने काम किया, यानी जिन चीज़ों पर हमने थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन की, वो क्लास के हवाले से जाना, ऑब्जेक्ट क्या है, नेम स्पेसेस क्या हैं, फंक्शन और मेथड के दरमियान डिफरेंसेस को डिस्कस किया, इसी तरह कंस्ट्रक्टर और उसके टाइप्स जाने, और इसी तरह डिस्ट्रक्टर पे हमने काम किया। नाउ पिलर्स के हवाले से बात करें, जो हमारे सेशन नंबर 1 यानी वर्कशॉप नंबर 1 पर हमने डिस्कस किया था कि ये कुछ पिलर्स हैं। तो इंडिविजुअली एक एक पिलर्स को थियोरेटिकली भी जानेंगे, उसके बाद प्रैक्टिकली भी देखेंगे कि एक्चुअली ये पिलर्स क्या हैं और इनका क्या किरदार है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर। सो द फर्स्ट पिलर इज इनकैप्सुलेशन। तो देखते हैं कि इनकैप्सुलेशन क्या है और ये किस तरह से वर्क करता है हमारे डेली लाइफ में, और साथ ही साथ हम इसे प्रोग्रामिंग मेथडोलॉजी में किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं। तो एज अ नेम सजेस्ट, किसी भी चीज़ को जब आप एक बाउंड्री डिफाइन करते हैं तो वो इनकैप्सुलेशन के फॉर्म को डिफाइन करती है। जैसे कि आप इमेज पे भी देख रहे हैं कि इमेज के अंदर कुछ वेरिएबल्स या मेथड हैं और उसके ऊपर एक रैपर है या कवर है जो कि उसकी बाउंड्री को क्या कर रहा है, डिफाइन कर रहा है। डेफिनेशन क्या कहती है? इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, इनकैप्सुलेशन रेफर्स टू द बंडलिंग ऑफ डेटा विद द मेथड्स that operate on that data or the restricting of direct access to some of an object components। यानी जो बंडल ऑफ डेटा होता है, ठीक है, यानी किसी भी चीज़, जब आप एक फंक्शन बनाते हो या क्लास बनाते हो तो वो एक किस चीज़ को जाहिर करता है, एक बंडल को जाहिर करता है, कुछ कलेक्शंस को जाहिर करता है। तो इनकैप्सुलेशन भी उसी चीज़ को रेफर करता है जिसके ज़रिए से आप किसी मेथड को क्या कर रहे हो, रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो कि उसकी बाउंड्री सिर्फ और सिर्फ उसी सर्कल के अंदर रहे, उसी क्लास के अंदर रहे जिसके अंदर वो बनाई गई है। तो ये कैप्सूल की इमेज जैसे हमने पहले मैंने डिस्कस किया, ये उसी चीज़ को जाहिर कर रही है। तो इनकैप्सुलेशन तो हमें समझ में आ गई कि बाउंड्री को डिफाइन कर रही है, लेकिन ये पॉसिबल किस तरह से? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में हम एक्चुअली क्या करेंगे कि जो हमारी जो फंक्शनैलिटीज़ हैं या प्रॉपर्टीज़ हैं वो इनकैप्सुलेशन को रिप्रेजेंट करना शुरू होंगी। तो लास्ट में आप देख रहे हैं लिखा है इनकैप्सुलेशन इट कैन बी एक्सेस्ड डन बाय एक्सेस मॉडिफायर या फिर एक्सेस स्पेसिफायर, दोनों ही इसके सेम नेम है, यानी दोनों एक ही चीज़ को कहा जाता है। यानी जब आप एक्सेस मॉडिफायर का इस्तेमाल करेंगे तो ही आप इनकैप्सुलेशन कर सकते हैं। तो एक्सेस मॉडिफायर क्या है और कौन से एक्सेस मॉडिफायर को हम इस्तेमाल करके इनकैप्सुलेशन करते हैं? तो इनकैप्सुलेशन को हम जानेंगे बिल्कुल, लेकिन डेफिनेशन की रिस्पेक्ट से अगर मैं बात करूं तो जब हम अपने किसी फंक्शनैलिटीज़ को प्राइवेट करते हैं, यानी एक्सेस मॉडिफायर जब मैं प्राइवेट इस्तेमाल करता हूं तो उसका मतलब ये है कि मैं इनकैप्सुलेशन को क्या कर रहा हूं, अपने प्रोग्राम में या अपने प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट कर रहा हूं। तो अब हम समझते हैं कि एक्चुअली इनकैप्सुलेशन को हैंडल करने के लिए या एक्सेस करने के लिए हमें एक्सेस मॉडिफायर की ज़रूरत है। तो एक्सेस मॉडिफायर खुद क्या है? क्योंकि हम इस वक्त सिर्फ C# के हवाले से इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, तो एक्सेस मॉडिफायर की डेफिनेशन और इनकैप्सुलेशन की हर जगह सेम रहेगी, लेकिन ये उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर डिपेंड करता है जिस पे आप काम कर रहे हैं कि उसके एक्सेस मॉडिफायर क्या हैं और वो कितने एक्सेस मॉडिफायर को अलाउ करता है। तो प्रैक्टिकली अगर बात करें तो C# के अंदर हमारे पास 6 एक्सेस मॉडिफायर हैं, जबकि जावा के अंदर अगर हम बात करें तो 4 हैं, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड डिफॉल्ट। तो एक्सेस मॉडिफायर या एक्सेस स्पेसिफायर आर द कीवर्ड इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस दैट सेट द एक्सेसिबिलिटी ऑफ क्लास, मेथड एंड अदर मेंबर्स। यानी अगर आप इन कीवर्ड्स के इस्तेमाल करते हुए किसी चीज़ की एक्सेसिबिलिटी, यानी वो कहाँ कहाँ तक एक्सेस किया जा सकता है और कहाँ नहीं किया जा सकता, उसकी बाउंड्री को डिफाइन कर रहे होते हैं। ये आप किसी क्लास से पहले लिख सकते हैं, यानी क्लास डिफाइन करने से पहले आप एक्सेस मॉडिफायर लिख सकते हैं। इसी तरह से आप किसी प्रॉपर्टीज़ को या फिर किसी स्ट्रक्चर को भी डिफाइन करने से पहले आप ये लिख कर बता सकते हैं। तो C# के अंदर हमारे पास 6 एक्सेस मॉडिफायर हैं, तो इन 6 को इंडिविजुअली इनकी डेफिनेशन डिस्कस करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि प्रैक्टिकली भी एक्चुअली ये कैसे पॉसिबल है। तो सबसे पहला हमारा एक्सेस मॉडिफायर है पब्लिक, देन प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड। तो इन तीनों को देखते हैं कि ये तीनों क्या है। तो डेफिनेशन पे बताया जा रहा है द टाइप और मेंबर कैन बी एक्सेस्ड बाय एनी अदर कोड इन द सेम असेंबली और अनदर असेंबली दैट रेफरेंसेस इट। यानी ना सिर्फ पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर का डेटा आपके उस असेंबली फाइल में जिस प्रोजेक्ट में आप मौजूद हैं उसमें कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं, बल्कि साथ ही साथ अगर आपने उसमें कुछ मिनी रेफरेंसेस के तौर पर असेंबली क्लास बनाई हुई है या दूसरे कुछ प्रोजेक्ट मिनी उसमें ऐड किए हैं तो उसमें भी आप उसमें उसे एक्सेस कर सकते हैं। यानी ओवरऑल प्रोजेक्ट में आप कहीं पर भी उस
फंक्शन को या उस क्लास को हैंडल कर सकते हैं। जबकि अगर आपने किसी एक्सेस मॉडिफायर को इस्तेमाल करते हुए किसी फंक्शनैलिटीज़ को प्राइवेट बनाया हुआ है, जैसे हमने इनकैप्सुलेशन की डेफिनेशन पे देखा, तो ये सिर्फ और सिर्फ उसी क्लास में एक्सेसिबल है जिसके अंदर आपने वो बनाया है। जबकि प्राइवेट के हवाले से बात की जाए तो ये मॉडिफायर आपको ये एक्सेस देता है कि जिस क्लास के अंदर वो चीज़ें मौजूद हैं वो उसमें एक्सेसिबल हैं, और साथ ही साथ उस क्लास में जिससे जाकर वो इनहेरिट होगी। ठीक है, तो ये तीनों अभी हमने डेफिनेशन के रिस्पेक्ट से देख ली, लिहाजा हम तीनों प्रैक्टिकली देखते हैं, उसके बाद फिर फर्दर तीनों टाइप को हम डिस्कस करेंगे। तो मैं एक प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूं। तो एज़ यूजुअल जब आप कंसोल पे काम करते हैं तो आपके पास एक डिफ़ॉल्ट क्लास बनकर आती है आपके प्रोजेक्ट में, जो कि प्रोग्राम्स के नाम से होती है, और ये सारी चीज़ें हम प्रीवियस सेशन पर जान चुके हैं। अगर आपने वो सेशंस नहीं देखा है तो वो इस वक्त यूट्यूब पे भी मौजूद है, आप यूट्यूब से भी फ़ाद हुसैन लिख कर सर्च करके वो चीज़ें वहाँ पर देख सकते हैं, जो हमारा सेशन 1। ओके, तो जो क्लास है हमारी क्लास प्रोग्राम है, उसमें मेन मैथड मौजूद है। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, एक क्लास क्रिएट करते हैं। मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ इसे, और इस बाउंड्री पर मैं एक क्लास बनाता हूँ और इसका नाम रखता हूँ एम्प्लॉय। ये इसकी बॉडी है, और इस पे मैंने एक फंक्शन बनाया एम्प्लॉय फंक्शन एंड इट्स बॉडी, और console.writeLine के अंदर ओनली हम सिर्फ इस नेम को लिख देते हैं ताकि डिस्प्ले करते वक्त हम इसे देख सकें। और मेन मेथड के अंदर हम एम्प्लॉय के नाम से ऑब्जेक्ट बनाएंगे, OBJ। तो आप देख रहे हैं कि जब मैंने OBJ लिखा, यानी अपने ऑब्जेक्ट का नाम लिखा, तो जो हमारे एम्प्लॉय क्लास के अंदर प्रॉपर्टी जो फंक्शंस थे पब्लिक, वो यहाँ पर एक्सेसिबल है। ठीक है, ना सिर्फ वो अपनी क्लास में बल्कि बाहर भी एक्सेसिबल है। तो बाहर तो एक्सेसिबल यहाँ पर हो गया, तो अपनी क्लास से क्या मुराद है वो देखने के लिए आप इसी क्लास के अंदर जाएं, और इसी क्लास में जाने के बाद भी आप एक फंक्शन बनाकर एम्प्लॉय के नाम से ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट बनाने के लिए ज़रूरी है उसकी फंक्शनैलिटीज़ को एक्सेस करने के लिए कि आप एक मेथड के अंदर ये काम करें। जैसे एज यूजुअल आप देख रहे हैं कि यहाँ एक मेन मेथड है जिसके अंदर आप ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। तो मैं यहाँ पर एक मेथड बनाता हूँ, इसका नाम रखता हूँ कॉलर, और इस कॉलर के अंदर हम वही काम करते हैं जो हमने मेन मेथड में किया है। दैट्स इट। मैं प्रोजेक्ट को बिल्ड करता हूँ ताकि हमें टाइप ऑफ एरर का पता चल जाए कि जो हमारी लॉजिक है वो ठीक है या नहीं है। इट्स स्टार्टेड नाउ। एंड होपफुली इट विल बी सक्सीड। तो नाउ इट सक्सीड। तो आप देख रहे हैं कि कोई भी लॉजिकली हमारी कोई मिस्टेक नहीं है, और प्रोग्राम रन करेंगे तो हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ से वैल्यू को डिस्प्ले कर सकते हैं, क्योंकि जब तक आप मेन मेथड में किसी चीज़ को नहीं लिखेंगे उस वक्त तक वो चीज़ डिस्प्ले पे नहीं आती है। तो फंक्शनैलिटीज़ की रिस्पेक्ट से ये दोनों चीज़ें देख ली हमने कि किस तरह से आप पब्लिक किसी चीज़ को एक्सेस कर सकते हैं दोनों जगहों पर, ना सिर्फ आप अपने क्लास में बल्कि क्लास के बाहर किसी दूसरे क्लास में भी आप उसे एक्सेस कर सकते हैं। तो व्हाट अबाउट प्राइवेट? अगर आप इसी मैथड को प्राइवेट कर दें, ठीक है, और प्राइवेट करने के बाद देखें जैसे ही मैंने इसे प्राइवेट किया तो हमारे जो मेन मेथड है वहां पर ये एरर आना शुरू हो गया, और आप यहां पर देखेंगे जब मैं डॉट प्रेस करूंगा तो यहां पर वो चीज़ एक्सेसिबल नहीं है। तो डेफिनेशन पे यही बताई गई थी कि प्राइवेट मेंबर्स जो हैं आपके वो सिर्फ अपनी ही क्लास में एक्सेसिबल हैं। यही वजह है कि जब इसी प्राइवेट को मैं अपने ही क्लास के कॉलर में जब कॉल करता हूं तो यहाँ पर कोई भी एरर मौजूद नहीं है, लेकिन जैसे ही मेन मेथड पे गया हम और वहां पर एक्सेस करना चाह रहे हैं तो ये चीज़ एक्सेस नहीं हो रही है। तो सेम डेफिनेशन हमारी ना सिर्फ ऑब्जेक्ट पर फंक्शन पे एप्लीकेबल है, बल्कि साथ ही साथ जो प्रॉपर्टी या आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं उन पर भी ये एक्सेसिबल है। फॉर एग्जांपल इंटीजर आईडी, ठीक है, एंड इट्स गोइंग टू पब्लिक, ठीक है। तो मैंने इसे पब्लिक किया, पब्लिक करने के बाद मैं ओबीजे लिखता हूँ, तो देख रहे हैं आप यहाँ पर आईडी एक्सेसिबल है। और जैसे ही मैं इस आईडी को प्राइवेट करता हूँ और उसके बाद एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ तो आप देख रहे हैं यहाँ पर एक्सेसिबल नहीं है, लेकिन डेफिनेशन के रिस्पेक्ट से ये अपने ही क्लास में एक्सेसिबल जरूर है। लिहाजा इसके लिए जब मैं obj डॉट प्रेस करता हूँ तो आप देख रहे हैं यहाँ पर भी एक्सेसिबल है। तो दोनों की हमने प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन देख ली कि एक्चुअली प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर और
पब्लिक किस तरह से वर्क कर रहा है। जब आपने अपने एक्सेस मॉडिफायर को प्राइवेट किया है तो आपने इस क्लास के अंदर अपने डेटा को इनकैप्सुलेट कर दिया है और ये क्लास उसके रैपर को डिफाइन कर रही है, ये उसका कवर एज ए कवर इंडिकेट कर रही है कि इसके अंदर जो भी डेटा है वो इनकैप्सुलेट हुआ हुआ है, वो इस वक्त टेम्परेरी हाइड हुआ हुआ है, जो कि बंडल्स ऑफ डेटा डेफिनेशन के रिस्पेक्ट से हमने देखा था वो शोर है। तीसरी चीज हमारे पास प्रोटेक्टेड थी। तो प्रोटेक्टेड डेटा क्या है, तो एज यूजुअल हम क्या करते हैं, अपने इस आईडी को मैं प्रोटेक्टेड करता हूं, ठीक है। प्रोटेक्टेड करने के बाद डेफिनेशन पे ये बताया गया कि प्रोटेक्टेड को ना सिर्फ आप अपनी क्लास में यूज कर सकते हैं बल्कि उस क्लास में भी एक्सेस कर सकते हैं जिसके साथ वो जाकर क्या होगी, इनहेरिट होगी, ठीक है। इनहेरिट्स के बारे में हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे, लेकिन हम सिर्फ यहाँ पर ये समझ लेते हैं इनहेरिट को कि एक क्लास की प्रॉपर्टी जब आप विदाउट कॉपी पेस्ट दूसरी क्लास के अंदर ऐड करवाना चाह रहे होते हैं। एक्चुअल डेफिनेशन क्या है वो उसकी जब बारी आएगी तो हम उस पर तफसीलन बात करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, इस क्लास की बाउंड्री के बाहर एक और क्लास बनाता हूँ, जैसे यहाँ पर एम्प्लॉय की क्लास है, इसी तरह से मैं यहाँ पर एक स्टूडेंट की क्लास बना देता हूँ, ठीक है, और ये इसकी बॉडी है। उसके बाद हम यहाँ पर कॉलन का साइन बनाएंगे और इस एम्प्लॉय के नाम को यहाँ पेस्ट कर देंगे, विच मीन कि मैंने स्टूडेंट से एम्प्लॉय को क्या कर दिया, इनहेरिट कर दिया। इनहेरिट करने के बाद हम यहाँ पर भी एक मेथड बनाते हैं कॉलर के नाम से, जो सिर्फ इस बात को इंडिकेट करेगा कि क्या मैं स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट को जब क्रिएट करूँगा तो मैं इस आईडी को एक्सेस कर सकता हूँ। वाज़ेह है कि मैं स्टूडेंट के नाम से ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्यों क्रिएट कर रहा हूँ, क्योंकि स्टूडेंट वो क्लास है जिसमें ना सिर्फ इसकी अपनी प्रॉपर्टी है बल्कि साथ ही साथ एम्प्लॉय से जो चीज़ें आ रही हैं वो इसके अंदर मौजूद है। यही वजह है मैं यहाँ पर स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा, ना कि एम्प्लॉय का। तो मैंने यहाँ पर स्टूडेंट के नाम से ऑब्जेक्ट बनाया और उसके बाद obj डॉट प्रेस किया तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये एक्सेसिबल है। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ से इनहेरिटेंस की प्रॉपर्टी को हटाता हूँ और उसके बाद obj प्रेस करता हूँ तो आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारे पास आईडी शो नहीं हो रही है, जो डेफिनेशन के मुताबिक यहाँ पर अप्रोप्रिएट वे पर हमने उसको क्या कर लिया, वेरीफाई कर लिया कि तीनों डेफिनेशन किस तरह से वर्क कर रही है, वो तीनों चीज़ें हमें समझ में आ गई। नाउ बैक टू स्लाइड। तो तीनों चीज़ें हमने यहाँ पर देख ली कि एक्चुअली पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड किस तरह से वर्क करता है और प्राइवेट के जरिए से हम किस तरह से इनकैप्सुलेट करते हैं और आपके मेंबर्स जो क्लास के अंदर मौजूद हैं वो क्या करते हैं, उसमें रैपर हो जाते हैं, उसके अंदर बंडल्स के फॉर्म पर हाइड हो जाते हैं। इंटरनल का जो हमारा एक्सेस मॉडिफायर है इसमें बताया जा रहा है दी टाइप और मेंबर कैन बी एक्सेस्ड बाय एनी कोड इन द सेम असेंबली बट नॉट फ्रॉम अनदर असेंबली। यानी जब आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर अनदर असेंबली क्लासेस बनाते हैं या फाइल बनाते हैं तो आपकी कोशिश ये होती है कि मैं एक ऐसा वेरिएबल क्रिएट करूं जो सिर्फ और सिर्फ उसी असेंबली फाइल के अंदर एक्सेसिबल हो। लेकिन अगर दूसरा कोई शख्स आपसे ये पूछता है कि ये तो काम पब्लिक के जरिए से भी हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है, लेकिन पब्लिक की डेफिनेशन पर हमने ये देखा कि ये पूरे होल प्रोजेक्ट पर एक्सेसिबल है। तो अगर मैं दूसरे असेंबली फाइल के अंदर किसी एक्सेस मॉडिफायर इंटरनल को इस्तेमाल करूंगा तो वो सिर्फ उसी में एक्सेसिबल है, लेकिन अगर मैंने पब्लिक कर दिया तो वो ना सिर्फ उसमें होगा बल्कि साथ ही साथ दूसरे में भी होगा। इसी तरह प्रोटेक्टेड इंटरनल ये कहता है कि जिस असेंबली फाइल पर आप बना रहे हैं उसमें ही एक्सेसिबल है और साथ ही साथ जिस दूसरे असेंबली फाइल से जाकर आप इनहेरिट करेंगे उसके अंदर ये एक्सेसिबल होगा। तो इन दोनों चीज़ें, ये दोनों चीज़ें हमें उस वक्त बेहतर तरीके से समझ में आएंगी जब हम इसे प्रैक्टिकली देखेंगे। तो इंटरनल एंड प्रोटेक्टेड इंटरनल अब हम देखते हैं। तो इस वक्त हमारे पास जो प्रोजेक्ट है वर्कशॉप सेशन 2, इसमें आप देख रहे हैं कि ये एक इंडिविजुअल प्रोजेक्ट है और आप सोल्यूशन पे भी देख रहे हैं कि हमारे पास 1 प्रोजेक्ट है। तो मैं कुछ असेंबली फाइल इसमें ऐड कराता हूँ, विच मीन क्लास। तो मैं ऐड किया न्यू प्रोजेक्ट और ये आप देख रहे हैं क्लास लाइब्रेरी है हमारे पास। मैंने एक क्लास लाइब्रेरी ऐड करवाई और इसी तरह दोबारा सोल्यूशन पर गया, ऐड न्यू प्रोजेक्ट और अनदर क्लास लाइब्रेरी। तो 2 सेपरेट क्लास लाइब्रेरी हमारे पास मौजूद है, दोनों पे नाम क्लास 1 ही लिखा हुआ है डिफॉल्ट तौर पे। तो मैं इसे F2 प्रेस करके रीनेम कर देता हूँ ताकि जब मैं काम करूँ तो मुझे समझ में आए कि मैं किस क्लास पे काम कर रहा हूँ। तो मैंने एक क्लास का नाम फहद रख दिया और दूसरे क्लास लाइब्रेरी का नाम मैं हुसैन रख देता हूँ, F2 हुसैन। तो फर्स्ट क्लास पे चलते हैं। तो फर्स्ट क्लास जिसका नाम मैंने रीनेम करके फहद किया था, यहाँ पर एक मैं वेरिएबल डिफाइन करता हूँ। तो मैंने इसका नाम रखा इंटरनल स्ट्रिंग नेम और मैंने इसका नाम रख दिया फहद हुसैन टॉपिक। ओके, टर्मिनेट करते हैं। तो एक इंटरनल वेरिएबल यहाँ पर इनिशियलाइज
हो चुकी है। आप इसे क्लास में भी यूज़ कर सकते हैं और साथ ही साथ फंक्शनैलिटीज़ में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन अभी हम सिर्फ और सिर्फ इस टॉपिक को समझना चाह रहे हैं कि ये कीवर्ड जो है एक्सेस मॉडिफायर किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसकी डेफिनेशन क्या है और इसकी वर्किंग किस तरह से होगी। लिहाजा सबसे पहले पॉइंट तो ये है कि क्या ये अपने ही असेंबली के अंदर एक्सेसिबल है या नहीं। लिहाजा इसके लिए मैं एक और क्लास बनाता हूँ और मैंने इसका नाम रखा इंटरनल क्लास, ओके। और इस पे हम एक मेथड बनाते हैं कॉलर। जहाँ पर भी मैं कॉलर बना रहा हूँ इसका मतलब ये है कि मैं किसी चीज़ को एक्सेस करना चाह रहा हूँ। तो एक्सेस करने के लिए ये वेरिएबल किस क्लास में मौजूद है, फ़हाद में मौजूद है। तो फ़हाद के नाम से मैं क्या बनाऊंगा, ऑब्जेक्ट बनाऊंगा और उसके बाद ओबीजे डॉट। तो जैसे ही डॉट प्रेस किया आप देख रहे हैं नेम यहाँ पर एक्सेसिबल है। मैं नेम को लिखकर यहाँ पर रिप्रेजेंट करवा सकता हूँ, क्योंकि ये चीज़ यहाँ पर इसलिए एरर शो कर रही है क्योंकि आप इसे किसी प्रिंट एरिया पर लेकर आएंगे तभी ये एरर रिजॉल्व होगी। लिहाजा कंसोल डॉट राइट लाइन पर मैं लेकर आया और उसके बाद ये एरर हमारा रिजॉल्व हो गया। ऑल्दो ये चीज़ प्रिंट इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि जो भी चीज़ प्रिंट होगी वो आपके मेन मेथड के जरिए से होती है। यही वजह है कि हम इसे यहाँ पर प्रिंट नहीं करवा सकते। तो इंटरनल की डेफिनेशन ये हो गई, उसकी वर्किंग भी देख ली। पॉइंट नंबर 2 पर हमने इस डेफिनेशन पे देखा था कि ये दूसरे रेफरेंस क्लास में एक्सेसिबल नहीं। लिहाजा इसके लिए मैं अपने दूसरे क्लास लाइब्रेरी हुसैन जिसका नाम मैंने रखा है उसमें चलता हूँ और जाने के बाद सबसे पहले आप अपने रेफरेंसेस के अंदर इस क्लास 1 को ऐड करवाएंगे। यानी आप उसे एक्सेस देंगे कि जो चीज़ें क्लास 1 के अंदर हैं वो क्लास 2 के अंदर भी एक्सेस हो जाए। लिहाजा इसके लिए राइट क्लिक किया मैंने, ऐड पर गया और ऐड पे जाने के बाद हम प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे तो आप देख रहे हैं यहाँ पे क्लास लाइब्रेरी 1 लिखा हुआ है और उस वक्त मैं 2 में मौजूद हूँ। मैंने इस पर चेक लगाया और ओके प्रेस कर दिया। उसके बाद आप यूजिंग कीवर्ड का इस्तेमाल करके उस क्लास लाइब्रेरी का नाम लिख सकते हैं जो कि है क्लास लाइब्रेरी 1। अब हमें क्या करना है, अब हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर मैं उस क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करूँ, उसके बाद कॉल करूँ। लिहाजा कॉल करने के लिए मुझे एक मेथड बनाना होगा क्योंकि मैं इस वक्त हुसैन क्लास में मौजूद हूँ। तो लिहाजा मैंने एक और मेथड यहाँ पर बनाया कॉलर के नाम से, ठीक है। ऑल्दो कॉलर के नाम से कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए और ना होगा क्योंकि हर कॉलर जो है वो डिफरेंट नेम ऑफ द क्लास में मौजूद है। इसके बाद हम यहाँ पर फ़हाद के नाम से ऑब्जेक्ट बनाते हैं और उसके बाद मैं एक्सेस करने की कोशिश करूंगा obj.name को। तो आप देख रहे हैं obj नेम यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो ये चीज़ भी यहाँ पर वेरीफाई हो गई कि आप इंटरनल कीवर्ड एक्सेस मॉडिफायर को अपने एक असेंबली फाइल में एक्सेसिबल रहने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अगर आप ये चाहते हैं कि ये दूसरे पे भी हो तो डेफिनेशन पे हमने देखा था कि दूसरी डेफिनेशन हमारे पास प्रोटेक्टेड इंटरनल की थी जो ये बताती है कि आप जिस असेंबली फाइल में मौजूद हैं उसमें और साथ ही साथ जिस असेंबली फाइल से आप जाकर इनहेरिट करेंगे उसमें आप उसका इस्तेमाल या उसे एक्सेस कर सकते हैं। तो लिहाजा दूसरी चीज़ को देखते हैं कि जिसमें इनहेरिट का जिक्र आ रहा है। तो फ़हाद क्लास, इसके अंदर वेरिएबल मौजूद है, हमने इंटरनली इसे देख लिया। तो जहां पर मैंने इंटरनल लिखा हुआ है अब मैं इससे पहले लिखता हूं प्रोटेक्टेड इंटरनल। तो प्रोटेक्टेड इंटरनल लिखने के बाद आप देख रहे हो कि यहाँ पर कोई भी एरर नहीं है। लिहाजा डेफिनेशन पे यही है कि आप प्रोटेक्टेड इंटरनल को उस क्लास में तो यूज़ कर सकते हो जिसमें वो मौजूद है और ये हो भी रहा है। फिर हमने हुसैन जो हमारी क्लास थी उसमें हम ऑलरेडी यहाँ पर इसे ऐड भी करवा चुके हैं। लिहाजा अब मुझे क्या करना होगा, इस हुसैन क्लास को इनहेरिट करना होगा किससे, फ़हाद से, ठीक है। ये क्लास 1 लाइब्रेरी है और 2 लाइब्रेरी जिसका नाम हुसैन है और उसके अंदर मैं मौजूद हूँ। लिहाजा अभी हमने देखा जब मैं आपको प्रोटेक्टेड समझा रहा था कि जब आप इनहेरिट करते हैं तो हमेशा वो क्लास यूज करते हैं जो कि आपकी ड्राइव क्लास बन रही होती है नीचे, ठीक है ना। तो अब मैं एक ऑब्जेक्ट किसके नाम से बनाऊंगा, हुसैन। तो मैंने फ़हाद को चेंज किया और अब जैसे ही मैं obj लिखता हूं तो आप देख रहे हैं यहाँ पर नेम एक्सेसिबल है और अब मैं इस नेम को वैसे ही यूज़ कर सकता हूं जैसे मैं इंटरनल के जरिए कर रहा था। तो मैंने इसे रीनेम किया और उसके बाद console.writeline में डाला, एवरीथिंग इज ओके। तो हमने पांचों एक्सेस मॉडिफायर को वहाँ पर देख लिया, थ्योरेटिकली भी देखा और उसके बाद हमने प्रैक्टिकली भी देखा कि एक्चुअली ये पांचों एक्सेस मॉडिफायर किस तरह से अपनी बाउंड्री को डिफाइन करते हैं और किस तरह से इनकी वर्किंग हो रही होती है। एट लास्ट हमारे पास जो एक्सेस मॉडिफायर है वो डिपेंडेंट है C# वर्जन 7.02 ऑनवर्ड। जब आपके पास C# वर्जन 7.0 से ऑनवर्ड कोई भी वर्जन मौजूद होंगे तो आप उनमें इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे पहले वाले वर्जन पे ये इस्तेमाल नहीं हो सकता। इस वक्त मेरी मशीन पर 6.0 वर्जन है, लिहाजा मैं इसे इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता, लेकिन मैं इसकी डेफिनेशन काफ़ी बेहतर तरीके से कोशिश करूंगा आपको समझाऊं ताकि आपको उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी समझ में आ जाए कि एक्चुअली ये काम करता कैसे। हम इंटरनल और प्रोटेक्टेड इंटरनल देख चुके हैं, ठीक है, इनके डिफरेंस भी हमें समझ में आ गया और प्रैक्टिकली भी देखा।
डेफिनेशन पे बताया जाता है नंबर 6 पर, इट एक्सेस मॉडिफायर is a combination of the private and protected keyword as a name suggests. We can access member inside the containing class or in a class that derive from a containing class. यानी उस क्लास जिसमें वो मौजूद है और जिससे वो क्या होकर आ रही है, ड्राइव होकर आ रही है, बट ओनली इन द सेम असेंबली प्रोजेक्ट. यानी आपने अपने एक असेंबली के अंदर दो अलग अलग क्लासेस बनाई हुई हैं और दोनों क्लासेस के अंदर आपने एक में प्राइवेट प्रोटेक्टेड वेरिएबल लिया हुआ है और दूसरी क्लास से आपने जाकर उसे इनहेरिट किया है. तो ना सिर्फ जिसमें बनाया गया उसमें वो एक्सेसिबल है बल्कि दूसरे में भी है. लेकिन साथ ही साथ पॉइंट टू बी नोटेड यहाँ पे ये है कि बट ओनली इन द सेम असेंबली. सेम असेंबली से मुराद ये है कि हमने दो असेंबली फाइल क्लासेस बनाई हुई है, क्लास लाइब्रेरी 1 एंड 2. तो 2 में एक्सेसिबल ये नहीं होगी, सिर्फ क्लास लाइब्रेरी 1 पर ही एक्सेसिबल है. लिहाजा इस डेफिनेशन से हमें ये बात समझ में आ गई कि इंटरनल प्रोटेक्टेड इंटरनल के बाद प्राइवेट प्रोटेक्टेड की वर्किंग किस तरह से होगी और वो एक ही असेंबली फाइल में किस तरह से एक्सेसिबल है. ओके, जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन, इन जावा जैसे पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड की डेफिनेशन है वो तो बिल्कुल वैसे ही रहेगी जैसे हमने यहाँ पर किया है. लेकिन डिफॉल्ट के हवाले से बात करें तो जावा के अंदर हमारे पास डिफरेंट पैकेजेस होते हैं फोल्डर्स की तरह, ठीक है ना. तो एक पैकेज के अंदर अगर आप एक्सेसिबल करना चाहते हो तो आप अपने एक्सेस मॉडिफायर को डिफॉल्ट रखते हो, जिसकी वजह से वो दूसरे पैकेजेस पर एक्सेसिबल नहीं होता है जो कि जावा की इम्प्लीमेंटेशन में मौजूद है. तो जैसे मैंने स्टार्टिंग पे भी जिक्र किया कि डिफरेंट प्रोग्रामिंग के अंदर एक्सेस मॉडिफायर अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जो 3 बेसिक हैं पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड, उनकी वर्किंग और इसी तरह उनकी डेफिनेशन हर जगह सेम ही रहेगी. नाउ इनहेरिटेंस पे जाने से पहले मैं कुछ एक इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहता हूँ क्लासेस से रिलेटेड चूँकि जब आप क्लास बना रहे होते हैं, क्योंकि जब हम उस चीज़ को समझ लेंगे तो हम ना सिर्फ गलती से बचेंगे बल्कि साथ ही साथ हम इंटरव्यूअर के क्वेश्चन के जवाब भी बड़े अच्छी तरीके से दे सकते हैं. क्योंकि हमारे इस वर्कशॉप का मेन फोकस ही यही है कि हम हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ना करें बल्कि साथ ही साथ एक बेसिक डेफिनेशन के साथ किसी सवाल का हम जवाब दे सकें. तो हमारा फोकस सिर्फ ये नहीं है कि हम सिर्फ किताबी डेफिनेशन रटें, बल्कि साथ ही साथ हमारे पास ये एक स्किल होनी चाहिए कि हम एक स्क्रैच से लीस्ट नंबर ऑफ कोड के साथ वो कॉन्सेप्ट भी बता सकें और साथ ही साथ उसकी लीस्ट नंबर ऑफ लाइन के साथ डेफिनेशन लिखें, ताकि सुनने वाला शख्स जो है वो समझ सके कि आप कितने अच्छे लेवल से इन चीज़ों पर हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस और कमांड रखते हैं. तो जैसे हमने एक्सेस मॉडिफायर अभी आपको बताया मैंने डिफरेंट, और हमने प्रैक्टिकली देखा, तो क्या आप अपनी क्लास को पब्लिक कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं. जैसे आप यहाँ देख रहे हो कि हमारे पास एक क्लास है स्टूडेंट ना, तो मैंने अपनी इस क्लास को पब्लिक कर दिया और डिफॉल्ट तौर पे ये पब्लिक ही है. तो क्या आप अपनी क्लास को प्राइवेट कर सकते हैं? ओके, तो आप देख रहे हैं जैसे आपने प्राइवेट किया ये आपको एरर देगा और नेम स्पेस कैन नॉट बी एक्सप्लिसिटली डिक्लेयर एज प्राइवेट, क्योंकि C# में आप अपनी क्लास को कभी भी प्राइवेट नहीं कर सकते. ऑल्दो यू कैन मेक इट प्रोटेक्टेड एज वेल, आप प्रोटेक्टेड कर सकते हैं लेकिन प्राइवेट नहीं कर सकते. तो सवाल ये होगा कि क्या प्राइवेट नहीं हो सकता, तो क्या इसके कोई दूसरे तरीके हैं? जी हाँ, बिल्कुल ये है कि आप अगर क्लास को नेस्टेड करना चाह रहे हैं तो जो नेस्टेड क्लास होगी वो प्राइवेट जरूर हो सकती है. कैसे? मैं इस क्लास को पहले से पब्लिक करता हूं, ठीक है, सारी चीजें ऑलरेडी सीख है. मैं एक और क्लास बनाता हूं यहाँ, तो मैंने इस लाइन को कॉपी किया, नीचे पेस्ट किया, इसका नाम मैंने 1 कर दिया, ठीक है, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग. एक कर्ली ब्रैकेट ओपन किया था तो एक क्लोज किया मैंने, और यहाँ पर भी मुझे एक बॉडी कर्ली ब्रैकेट्स चाहिए, तो दैट्स इट, ठीक है. तो आप देख रहे हैं कोई एरर नहीं है. तो क्या मैं इसे प्राइवेट कर सकता हूं? जैसे मैंने अभी कहा, बिल्कुल कर सकते हैं. आपने प्राइवेट किया, Ctrl+Shift+B से मैं बिल्ड करता हूं प्रोजेक्ट को ताकि मुझे पता चले बिल्ड सक्सीड, नो एरर. तो ये सवाल भी अक्सर इंटरव्यू में पूछा जाता है कि क्या आप अपनी क्लास को प्राइवेट कर सकते हैं? जी बिल्कुल नहीं कर सकते. लेकिन एक ही जरिए से आप अपनी क्लास को प्राइवेट कर सकते हैं, जब आप अपनी क्लास को क्या बनाएं, नेस्टेड बनाएं, और नेस्टेड के अंदर वो क्लास प्राइवेट की जा सकती है, और हमने यहाँ पर करके भी देखा. तो पहले पिलर को हमने तफसीलन देखा कि एक्चुअली इनकैप्सुलेशन का कॉन्सेप्ट क्या है, किस तरह से वर्क करता है. एक्सेस मॉडिफायर प्राइवेट के जरिए से हम क्या करते हैं, इनकैप्सुलेशन को परफॉर्म करते हैं. एक्सेस मॉडिफायर क्या है, कितने तरह के C# में और जावा में, उन चीज़ों को हमने देखा. और C# में 5 को हमने इम्प्लीमेंट किया, और छठे के हवाले से मैंने बताया कि C# 7.0 से ऑनवर्ड जो वर्जन है उसके अंदर इसकी एक्सेसिबिलिटी मौजूद है, लिहाजा आप उसको वहाँ पर परफॉर्म कर सकते हैं. नाउ द सेकंड पिलर इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और ये है हमारा इनहेरिटेंस. इनहेरिटेंस की अगर किताबी डेफिनेशन की बात करें तो उसमें सिर्फ यही बताया जाता है कि एक्चुअली आप किसी एक क्लास की एक्सेसिबिलिटी
को यूज़ करते हुए, यानी उसमें जो भी कंटेंट या प्रॉपर्टीज़ या फंक्शनैलिटीज़ मौजूद है उसे आप किसी दूसरी क्लास में विदाउट कॉपी पेस्ट यूज़ करना चाहते हैं। लेकिन जब आप रियल लाइफ में इसकी बात करते हैं तो सबसे बेहतर तो यही होगा कि आप अपनी डेफिनेशन को रियल लाइफ में याद रखें ताकि आप भूलने के चांसेस में कम से कम। तो जेनेटिकली इनहेरिट का वर्ड है, ठीक है, जो जेनेटिक्स से ड्राइव किया गया है, जिसका मतलब ये है कि वो प्रॉपर्टीज़ जो डिफ़ॉल्ट तौर पर आपके पेरेंट्स से आपके बॉडी में मुंतकिल होती हैं, ठीक है, सच दैट कि आपके बाल का कलर है या उसके स्टाइल्स हैं, कर्ली हैं, सिल्की हैं, ठीक है, आपके आइज़ का कलर है, तो ये जेनेटिकली जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो इनहेरिटेंस से निस्बत रखती हैं। जब हम इनहेरिटेंस की बात करते हैं तो प्रोग्रामिंग में यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर इनहेरिटेंस की दो फर्दर टाइप्स बनती हैं, जिसको हम इज आ एंड हैज़ आ रिलेशनशिप कहते हैं। तो इज आ रिलेशनशिप से मुराद वो इनहेरिटेंस है जो आप सिंप्लीफाई फॉर्म पर परफॉर्म करते हैं, जिसको आप सिंगल लेवल, ठीक है, मल्टी लेवल एंड हायरार्किकल लेवल कहते हैं। जो चीज़ें आपके इनहेरिटेंस से पॉसिबल हैं वो सिर्फ और सिर्फ ये तीन ही हैं, जिसको हम इज आ रिलेशनशिप कहते हैं। इज आ रिलेशनशिप से क्या मुराद है? सेंटेंस पे लिखा हुआ है अली इज अ सन ऑफ अहमद, फॉर एग्जाम्पल अहमद इज अ फादर एंड अली इज हिज सन। तो जो यहाँ पे रिलेशन है वो स्ट्रांगली कपल्ड है। स्ट्रांगली कपल्ड से मुराद ये है कि ये रिलेशन ऐसा है जो स्ट्रांगली एक दूसरे से क्या करता है, रिलेट करता है, ठीक है। ऐसी चीजें नहीं है कि हम किसी की प्रॉपर्टी को कम कर दें, यहाँ पर दोनों चीजें एक दूसरे पर बेस करती हैं। कार इज अ व्हीकल, स्ट्रांग है, ऐसा नहीं कर सकते, हम इसे चेंज नहीं कर सकते, ये स्ट्रांगली इनका रिलेशन मौजूद है। तो ऐसे रिलेशन जो स्ट्रांगली कपल्ड होते हैं उन्हें हम इज अ रिलेशनशिप के साथ परफॉर्म कर रहे होते हैं। और उसके बाद जो हैज़ अ रिलेशनशिप है, जब उसकी बारी आएगी तो हम वहाँ पे जाके इसे समझेंगे कि एसोसिएशन के अंदर हमारे पास एग्रीगेशन एंड कंपोजिशन का क्या कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इज अ रिलेशनशिप यानी इनहेरिटेंस क्या है। तो इनहेरिटेंस जैसे मैंने आपको जिक्र किया कि तीन तरीकों से मुमकिन है। सिंगल लेवल यानी आप क्लास ए को क्लास बी से इनहेरिट कर दें। इसी तरह ये मल्टी लेवल से मुमकिन है, यानी ए को बी से करें, बी को सी से करें या सी को डी से करें, ये मल्टी लेवल है। इसके बाद हमारे पास हायरार्किकल इनहेरिटेंस है, जिसमें आप एक क्लास को फर्दर दूसरी क्लासेस से इनहेरिट करते रहते हैं, जैसे इमेज पर दिखाया जा रहा है। जबकि इसके अलावा हमारे पास मल्टीपल और हाइब्रिड लेवल भी है, जो कि इनहेरिटेंस से तो पॉसिबल नहीं है, ऑल्दो आप ये इंटरफेस के ज़रिए से कर सकते हैं। जब हम फोर्थ पिलर पे जाएंगे या आगे जाएंगे तो इस हवाले से हम बात करेंगे कि ये इंटरफेस या एब्स्ट्रक्शन क्या है, वहाँ पर हमें ये चीज़ें समझ में आएंगी। लिहाजा इनहेरिटेंस इज अ रिलेशनशिप है, इसमें तीन तरीकों से इनहेरिटेंस पॉसिबल है, सिंगल, मल्टीपल एंड हायरार्किकल। देखते हैं प्रैक्टिकली ये कैसे मुमकिन है। तो जैसे हमने प्रीवियस प्रोग्राम के अंदर आपने देखा कि हमारे पास दो क्लासेस थी जो कि एम्प्लॉय की थी और इसके अलावा स्टूडेंट की थी। तो सिंगल लेवल की बात करूं तो अगर मैं इस एम्प्लॉय क्लास को इस स्टूडेंट से इनहेरिट कर दूं तो ये सिंगल लेवल है, ठीक है। ऑल्दो यहाँ पर कुछ एरर है क्योंकि ठीक है, मैंने कुछ चेंजेस की थी, सही है। बेस क्लास, लेस एक्सेसिबल क्लास, ठीक है। तो मैं अपनी क्लास को भी पब्लिक करता हूँ और तमाम चीज़ें प्रोटेक्टेड कर देते हैं हम। प्रोटेक्टेड इज गोइंग टू पब्लिक, ठीक है। तो वो एक्सेसिबिलिटी का मसला था, तो मैंने तमाम चीज़ों को पब्लिक कर दिया ताकि हमें इनहेरिटेंस का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। इनहेरिटेंस से होगा क्या, जैसे हमने डेफिनेशन पे जिक्र किया कि जो प्रॉपर्टी आपके क्लास एम्प्लॉय में मौजूद है वो स्टूडेंट में आ जाएंगी, और ना सिर्फ स्टूडेंट में आएंगी, और जो प्रॉपर्टीज़ खुद स्टूडेंट में मौजूद है वो भी यहाँ एक्सेसिबल है। कैसे? मैंने तमाम चीज़ों को पब्लिक कर दिया, obj डॉट प्रेस किया। देखो एम्प्लॉय फंक्शंस कहाँ पर मौजूद है, हमारे टॉप वाली क्लास पे, ये देखो एम्प्लॉय फंक्शन, तो वो कहाँ पर एक्सेसिबल हो रहा है, हमारे स्टूडेंट क्लास में। इसी तरह से जो पब्लिक इंटीजर आईडी है वो भी यहाँ पर एक्सेसिबल है, कंट्रोल आई, ठीक है, आप देख रहे हैं। तो ये सिंगल लेवल इनहेरिटेंस था जिसमें हमने क्लास 1 को क्लास 2 से इनहेरिट कर दिया। ओके, इसके बाद अगर मैं तीसरी क्लास की बात करूं तो मैं एक और क्लास बनाता हूं, पब्लिक क्लास डिपार्ट। ओके, अब मुझे क्या करने की जरूरत है, आप देखें कि सिंगल लेवल के बाद है मल्टी लेवल। मल्टी लेवल से मुराद ये होता है ए को बी से और फिर बी को सी से,
ठीक है। तो अब जो मैं डिपार्ट से इनहेरिट करने लगा हूं वो मैं स्टूडेंट को करूंगा। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट अब वो क्लास है जिसमें ना सिर्फ इसकी अपनी प्रॉपर्टीज मौजूद है बल्कि साथ ही साथ एम्प्लॉय की भी मौजूद है। लिहाजा मैंने इसे कॉपी किया, यहां पर इनहेरिट किया और अब यहां पर मैं एक फंक्शन बनाता हूं एज लाइक दिस कॉलर। मैंने इसे कॉपी किया, पेस्ट किया और अब मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा डिपार्टमेंट के नाम से और उसके बाद मैंने लिखा obj.inheritance। तो जितनी क्लासेस हमारे पास एम्प्लॉय में थी वो भी एक्सेसिबल है, और डिपार्ट में कॉलर बनाया तो वो भी एक्सेसिबल है, और स्टूडेंट में जो क्लासेस मौजूद हैं वो भी एक्सेसिबल हैं। तो तीनों क्लासेस की तमाम प्रॉपर्टी यहाँ पर एक्सेसिबल हैं। तो सिंगल लेवल के बाद हमने मल्टी लेवल भी यहाँ पर देख लिया। अब इसके बाद है हिरारिकल इनहेरिटेंस। हिरारिकल में ये बताया जा रहा था, अगर आप इमेज को देखें, कि एक क्लास फर्दर दूसरी 3 क्लासेस से जाकर इनहेरिट होगी। यानी इसका मतलब रियल लाइफ में ऐसा कुछ हो सकता है कि ये एक ऐसी टेबल है, ठीक है, जिसमें डे टू डे या टाइम टू टाइम कोई अपडेशन आ रही है, अपडेट किया जा रहा है इसे, और इस अपडेट का जो असर है या इस अपडेट को हम किसी दूसरी क्लास में क्या करना चाहते हैं, बार बार एक्सेस करना चाहते हैं कंटिन्यूअसली, कि जब जब ए के अंदर कोई चेंजेस की जा रही हैं उस चेंजेस का फर्क बी, सी और डी में भी पड़ना चाहिए। लिहाजा इस चीज को प्रैक्टिकली अगर आप देखें तो बहुत आसान है। इस एम्प्लॉय को मैं इससे करूंगा और उसके बाद इससे भी कर दूंगा। तो क्लास ए बी से, क्लास ए सी से, क्लास ए डी से, ई से, सो ऑन, ये सारी चीजें चलती रहेंगी। तो सवाल इनहेरिटेंस में ये भी पूछा जाता है अक्सर कि भाई जो काम आप कॉपी पेस्ट के जरिए से कर सकते हैं वो आप इनहेरिटेंस के जरिए से क्यों कर रहे हैं? ये काम कॉपी पेस्ट के जरिए से भी किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है, लेकिन इसका ड्रॉबैक ये है कि जब भी आप ऊपर वाली क्लास में चेंजेस करेंगे तो आपको नीचे भी दोबारा उस चीज को पेस्ट करना होगा। लेकिन इनहेरिटेंस आपको ये प्रॉपर्टी देती है कि जब आप क्लास ए के अंदर, जो कि आपकी बेस क्लास है, उस पर आप कोड लिखेंगे तो आपको नीचे दोबारा चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी इनहेरिट है। तो वो प्रॉपर्टी खुद ब खुद क्लास बी में भी आकर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो हमने इनहेरिटेंस को देख लिया, इज अ रिलेशनशिप क्या है और ये किस तरह से स्ट्रांगली कपल्ड है, ये भी हमने देख लिया। स्ट्रांगली कपल्ड से मैंने मुराद बताया कि दोनों चीजें एक दूसरे पर डिपेंडेंट होती हैं 100%। इसका आसान लफ्जों में मतलब ये है कि ऐसा मुमकिन नहीं है कि मैं एम्प्लॉय की क्लास को स्टूडेंट से इनहेरिट करूं और उसकी सारी प्रॉपर्टी ना आए। यानी फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉय में 3 फंक्शन है, उन तीनों फंक्शन के बेस पर मैंने उसे स्टूडेंट से इनहेरिट किया, तो जैसे इनहेरिट करूंगा तीनों पब्लिक हैं, तीनों एक्सेसिबल हो गए। ऐसा मुमकिन नहीं है कि उसमें से 2 हों। तो यही वजह है, इस चीज को हम क्या कहते हैं, स्ट्रांगली कपल्ड कहते हैं। दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज है हमारे पास एसोसिएशन, जिसको हम हैज अ रिलेशनशिप कहते हैं, जिसमें हमारे पास 2 टाइप है। एक है एग्रीगेशन, जिसको हम वीक बाउंडिंग कहते हैं, और एक है हमारे पास कॉम्पोजिशन, जिसको हम स्ट्रॉन्ग बाउंडिंग कहते हैं। क्या चीज है? तो एसोसिएशन विच मीन हैज अ रिलेशनशिप is a relationship between 2 separate classes which establish through their object, जो कि ऑब्जेक्ट के दरमियान एक रिलेशन बनने से जाहिर होता है। एसोसिएशन कैन बी 1 to 1, 1 to many, many to many और many to 1, ये डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। In object oriented programming, an object communicates to other object to use the functionalities and services provided by that object। यानी जो ऑब्जेक्ट आपको फंक्शनैलिटीज प्रोवाइड कर रहा है उसके जरिए से दूसरा ऑब्जेक्ट उससे क्या होता है, कम्युनिकेट होता है। तो ये चीजें किस तरह से पॉसिबल है? 2 तरीकों से। यानी एसोसिएशन तो हमें समझ में आ गया, अब ये एसोसिएशन पॉसिबल किन 2 तरीकों से है? उन तरीकों को हम कहते हैं कॉम्पोजिशन एंड एग्रीगेशन। तो हैज अ रिलेशनशिप पे आप देख रहे हो हमारे पास लिखा हुआ है स्टूडेंट हैज अ आईडी एंड नेम, ठीक है। इसी तरह ये काम हमारे पास एक न्यू कीवर्ड के जरिए से भी होता है। न्यू कीवर्ड से मुराद ये है कि ऑब्जेक्ट। हम इसे आसान लफ्जों में मजीद समझते हैं। देखो यहां पर जो एग्रीगेशन का कॉन्सेप्ट है, या आप इसे जब वीक बाउंडिंग कह रहे हैं ना, देख रहे हो आप एग्रीगेशन में वीक बाउंडिंग लिखा हुआ है। वीक बाउंडिंग से मुराद क्या है? अज्यूम करो कुछ स्टूडेंट्स हैं, वो कॉलेज में पढ़ते हैं, ठीक है। क्या कॉलेज खत्म हो जाएगा तो स्टूडेंट खत्म होंगे? नहीं होंगे। या स्टूडेंट खत्म हो जाएंगे तो कॉलेज खत्म होगा? नहीं, कॉलेज अपनी जगह मौजूद रहेगा। लेकिन थोड़ी देर के लिए ये अज्यूम करो कि एक कॉलेज जिसका नाम ए है, उसके 4 ब्रांचेस हैं। अगर उनमें से ये कहा जाए कि कॉलेज ए खत्म हो चुका है, तो खुद ब खुद उसके जितने ब्रांचेस थे वो खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे, क्योंकि कॉलेज ही खत्म हो गया तो उसके ब्रांचेस रहने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो वीक बाउंडिंग से यहां पर मुराद यही है कि वो रिलेशन जो एक दूसरे पर बेस नहीं कर रहे हैं वो हमारे स्ट्रांगली बाउंडिंग में आ रहे हैं, और जो एक दूसरे पर कंप्लीटली बेस कर रहे हैं वो वीक बाउंडिंग पे चले जा रहे हैं, ठीक है। तो कोड से कैसे पॉसिबल है जो एसोसिएशन का कॉन्सेप्ट है, देखते हैं। देखो मैं एक सेपरेट क्लास बनाता हूं,
और इसका नाम रखता हूँ उप्स क्लास, ठीक है ना। किस नाम से कोई क्लास नहीं बनाई है मैंने, बॉडी बना दी। फिर एक और क्लास बनाता हूँ, पेस्ट कर दिया मैंने, और उसका नाम रख दिया 1। जैसे ही तुमने यहाँ पर एक क्लास बनाई, मैंने यहाँ किया इंटीजर उप्स क्लास id and similarly string oops class name, और इसको मैंने एक id 1 दे दी, ठीक है। string की स्पेलिंग, तो जैसे ही मैंने ये लिखा, अगर तुम डेफिनेशन को बगौर देखो तो लिखा है स्टूडेंट हैज अ id, स्टूडेंट हैज अ नेम। तो ये यहाँ पर जो रिलेशनशिप है विदाउट यूजिंग इनहेरिटेंस, ये हमारे एक कॉम्पोजिशन के फॉर्म पर शो कर रही है। ये वो कॉम्पोजिशन या रिलेशनशिप है जो इन दोनों में विदाउट इनहेरिटेंस जाहिर कर रही है कि इस क्लास का इन वेरिएबल के साथ एक रिलेशन है जो कि हैजा है, इज़ा नहीं है। क्यों? क्योंकि जब मैं इसको फर्दर कहीं यूज करना चाहूंगा तो वो एक्सेस मॉडिफायर पर बेस करता है। दूसरी चीज हमारे स्लाइड पर ये लिखी हुई है कि ऑल्सो विथ न्यू कीवर्ड। इससे क्या मुराद है? देखो, मैं यहां पर आता हूं इस क्लास में, यानी क्लास 2 पर, और यहां पर आने के बाद मैंने इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। इनको पब्लिक कर देते हैं, और अब मैं यहां पर obj डॉट पास करता हूं। सॉरी, ठीक है। जब भी जाहिर सी बात है हम कोई भी फंक्शनैलिटीज़ को कॉल करना चाहेंगे तो उसके लिए हमें एक फंक्शन की ज़रूरत है, वही हम गलती कर रहे थे। तो देखो, जैसे ही मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, दोनों जो वेरिएबल्स हैं वो एक्सेसिबल है। तो बात हमारी इसी चीज़ पर हो रही है कि जो इनहेरिटेंस की प्रॉपर्टी थी वो स्ट्रांगली कपल्ड इस लिहाज से थी कि जिस चीज़ों को तुम चाहते हो वो नहीं आएंगी, बल्कि सारी की सारी चीज़ें आएंगी। जबकि हैज़ अ रिलेशनशिप पे कहता है कि ये चीज़ भी ले सकते हो और ये चीज़ भी ले सकते हो, और ये तमाम चीज़ें इनहेरिटेंस को यूज़ किए बगैर हो रही हैं। इन्हीं तमाम सिनेरियोज को हम क्या कहते हैं? हैज़ अ रिलेशनशिप। तो अक्सर पूछा जाता है इंटरव्यू में कि एक्चुअली इनहेरिटेंस में इज़ अ और हैज़ अ रिलेशनशिप क्या है और इसकी इम्प्लीमेंटेशन क्या है। तो वो हमने सारी चीज़ें हमने यहाँ पर करके देखी, थ्योरेटिकली भी देखी और प्रैक्टिकली भी देखी। इस चीज़ को मैं मज़ीद चाहता हूँ कि एक इमेज के फॉर्म पर शो करूँ, जो कि मैं माउस के ज़रिए से बनाऊँगा। तो मैं कोशिश करता हूँ कि वो चीज़ आपको बेहतर तरीके से दिखा सकूँ, और भी बेहतर तरीके से वो बात हमें समझ में आने लगेगी कि ये इज़ अ और हैज़ अ रिलेशनशिप क्या है। लेट्स सी। तो ये मैंने एक इमेज बनाया, ठीक है। इस वक्त माउस यूज़ कर रहा हूँ, कोशिश करेंगे हम सही तरीके से काम करें इसमें कि विजिबिलिटी आपके पास सही हो। तो ये शॉर्ट फॉर्म पे मैंने लिखा है यूनी, ठीक है ना। इस यूनी को अगर मैं इज़ अ रिलेशनशिप से जाहिर करूँ तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ होंगी, जैसे मैंने KU लिखा, और इसी तरह सिंध मदरसतुल इस्लाम विच मीन SMIU। तो जो यूनिवर्सिटी का इन दोनों से रिलेशन है वो है इज़ अ, ठीक है। सिमिलरली ये भी है, KU इज़ अ यूनिवर्सिटी, SMIU इज़ अ यूनिवर्सिटी। लेकिन अगर मैं KU या SMIU से फर्दर हैज़ अ रिलेशनशिप बताऊं तो मैं ये कहता हूं भाई SMIU हैज़ अ प्रोफेसर, ठीक है। SMIU यूनिवर्सिटी प्रोफेसर को रखती है हैज़ अ, ठीक है। लेकिन इस वक्त ये हैज़ अ रिलेशनशिप जो है वो वीक है। किस लिहाज से वीक है? कि भाई अगर प्रोफेसर नहीं होंगे तो यूनिवर्सिटी बंद थोड़ी हो जाएगी, लेक्चरर से चल जाएगी, विजिटिंग से चल जाएगी, या जो भी रिसोर्सेज हैं उसके जरिए से चल जाएगी। लेकिन अगर मैं कहता हूं SMIU हैज़ अ ब्रांच, ठीक है ना, किसी भी जगह पर इनके कुछ ब्रांचेस बने हुए हैं, तो अगर मैं ये कहता हूं कि भाई ये हैज़ अ रिलेशनशिप है तो बिल्कुल है। जैसे हमने एग्रीगेशन और कॉम्पोजिशन दोनों में देखा, तो जब वीक बाउंडिंग की बात हो रही है तो ये उस तरफ चला गया, लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग बाउंडिंग की बात करूं तो ये कॉम्पोजिशन की तरफ आया। तो ये कॉम्पोजिशन पे कैसे काम करेगा? जाहिर सी बात है SMIU अगर खत्म हो गए तो ब्रांचेस खुद ब खुद खत्म हो गए, लेकिन SMIU अगर खत्म हुआ तो प्रोफेसर खत्म नहीं होंगे, प्रोफेसर कहीं और क्या हो जाएंगे? मूव हो जाएंगे। दैट इज द
फाइनल एग्जाम्पल, आई एम श्योर कि इसके बाद विजुअलाइजेशन के बाद हमें बेहतर तरीके से ये बात समझ में आ गई होगी कि एक्चुअली इज़ और हैज़ अ रिलेशनशिप क्या है और वो किस तरह से हमारे रियल लाइफ में इफेक्ट कर रहा होता है। इन्हीं चीज़ों को हमने कोड पे भी देखा कि इज़ अ रिलेशनशिप क्या है और एक न्यू कीवर्ड के ज़रिए से ये चीज़ कैसे ड्राइव की जा सकती है। बैक टू स्लाइड। इसके बाद हमारे पास आज के सेशन का लास्ट टॉपिक है वो पॉलीमॉर्फिज्म है। ऑल्दो हम पॉलीमॉर्फिज्म पे जो चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं वो सिर्फ स्टैटिक होगी सेशन में, नेक्स्ट सेशन पे हम डायनेमिक के हवाले से बात करेंगे। तो पॉलीमॉर्फिज्म भी हमारा एक पिलर है, ठीक है। पॉली विच मीन मैनी एंड फर्दर जो उसका पूरा नाम है पॉलीमॉर्फिज्म, उसका मतलब ही यही होता है मैनी फॉर्म्स, ठीक है। अब मैनी फॉर्म से मुराद ये है कि आप एक चीज़ को मल्टीपल तरीके से किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं। एक फंक्शन मौजूद है, उस फंक्शन को मल्टीपल तरीके से चलाना ही पॉलीमॉर्फिज्म कहलाता है, ठीक है। जिसके अंदर अगर आप टाइप पे देखें तो हमारे पास एक स्टैटिक या कंपाइल टाइम है, जिस दूसरे को हम डायनेमिक या रन टाइम कहते हैं। स्टैटिक के अंदर हमारे पास दो फर्दर टाइप हैं, मेथड ओवरलोडिंग एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो हमने पॉलीमॉर्फिज्म की डेफिनेशन समझ ली, मैनी फॉर्म्स यानी किसी भी एक फंक्शनैलिटीज को, एक फंक्शन को मल्टीपल तरीके से परफॉर्म कराना। जैसे बताया भी जा रहा है कि पॉलीमॉर्फिज्म इज ऑफन एक्सप्रेस एज वन इंटरफेस मल्टीपल फंक्शन, ठीक है। तो मेथड ओवरलोडिंग जो कि हमारा ये पार्ट है, ठीक है, ये किस तरह से पॉसिबल है और एक्चुअली ये है क्या, प्रैक्टिकली देखते हैं और भी बेहतर तरीके से वाज़ेह होगा। देखो ये सारी जो हमने यहाँ पर काम किया ना, मैं सारों को कमेंट कर देता हूँ ताकि बेहतर तरीके से हमें बात समझ में आए, ठीक है। और लास्ट में जो ब्रैकेट है वो क्लोज है, ठीक है, इसे भी कमेंट कर देते हैं। अब हम यहाँ पर मेथड ओवरलोडिंग समझते हैं। मैं एक क्लास बनाता हूँ दोबारा से एज यूजुअल एम्प्लॉय के नाम से या स्टूडेंट के नाम से बना देते हैं। इस स्टूडेंट की क्लास के अंदर हम एक फंक्शन बनाते हैं, इसका नाम रखता हूँ मैं रीडिंग, और इसकी बॉडी बनाई मैंने और इस पे लिख दिया स्टूडेंट रीडिंग, ओके, दैट इज अ फंक्शन। ओवरलोडिंग, फंक्शन ओवरलोडिंग से मुराद या मेथड ओवरलोडिंग से मुराद ये है कि एक ही क्लास में एक ही नाम के एक से ज़्यादा फंक्शन, लेकिन जैसे ही तुमने देखा कि मैंने फंक्शन को कॉपी किया तो ये यहाँ पर एरर दे रहा है कि ये, और हमें बता रहा है कि ऑलरेडी डिफाइन अ मेंबर कॉल्ड रीडिंग। तो आप ओवरलोड कैसे कर सकते हैं? ओवरलोड करने का तरीका ये है कि नंबर ऑफ पैरामीटर वेरी करते हो या फिर उनके डेटा टाइप चेंज हो। तो क्या इनके अलावा कोई जरिया है, यानी उसके अलावा कोई रिसोर्सेज हैं कि ओवरलोड कर सकें, ठीक है, सच दैट कि मैं रिटर्न टाइप चेंज करूं। तो मैंने यहाँ इंटीजर लिखा और उसके बाद मैंने यहाँ पर लिख दिया रिटर्न 0, ठीक है, ये भी कर सकते हैं ना। लेकिन देखो अभी तक हमारा एरर नहीं किया, इसका मतलब ये है कि हम रिटर्न टाइप चेंज करके ओवरलोडिंग नहीं कर सकते। लिहाजा इसके लिए जो स्पेसिफिक तरीका डेफिनेशन के रिस्पेक्ट से वो मैंने बताया इंटीजर आईडी, और इसी तरह मैंने यहाँ लिखा डबल मार्क्स। तो जैसे ही मैंने दो अलग अलग डेटा टाइप लिखे तो आप देख रहे हो कि ओवरलोडिंग का एरर खत्म हो गया। अब वो इंटीजर डेटा टाइप की वैल्यू का है कि आप उसको रिटर्न टाइप पे नीचे कोई वैल्यू नहीं दे रहे हैं, तो लिहाजा ये बात तो हमें समझ में आ गई कि रिटर्न टाइप से इसका कोई इफेक्ट नहीं है। तो जैसे ही मैंने दोनों के पैरामीटर चेंज किए तो अब ये पॉसिबल है। तो अक्सर इंटरव्यू में यही पूछा जाता है, कुछ स्टूडेंट भी यही कहते हैं कि जो ऑपरेटर्स हैं वो कम या ज़्यादा हों, तो ये ज़रूरी नहीं है। दोनों नंबर ऑफ ऑपरेटर्स जो पैरामीटर हैं वो सेम है, लेकिन उनके डेटा टाइप्स क्या हैं, चेंज है, ठीक है। तो ये बात आपने याद रखनी है। लिहाजा इनकी वैल्यू को मैं यहाँ पर सिर्फ डिस्प्ले करवा रहा हूँ, तो इसके लिए मैंने स्पेस दिया और यहाँ पर आईडी लिख दिया, और इसी तरह हमने यहाँ पर भी स्पेस दिया और मैंने मार्क्स लिख दिया। तो अब जब आप इसके ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे इस स्टूडेंट के, ओबीजे डॉट, तो आप देख रहे हैं रीडिंग के नाम से एक ही यहाँ पर फंक्शन आ रहा है, लेकिन जैसे ही तुम इसके स्मॉल ब्रैकेट को ओपन करोगे तो नंबर ऑफ पैरामीटर्स में आप देख रहे हो हमारे पास दो हैं कि आप इंटीजर आईडी की वैल्यू देना चाहते हैं या डबल की। तो हमारे कंपाइलर के लिए रीडेबिलिटी आसान हो गई कि दो फंक्शन तो मौजूद हैं लेकिन दोनों के पैरामीटर्स चेंज हैं डेटा टाइप के रिस्पेक्ट से। तो आप किसे कॉल करना चाहते हैं? तो मैंने यहाँ लिखा 45.50, तो विच मीन मैं उस फंक्शन को कॉल करना चाह रहा हूँ जिसमें डबल वेरिएबल मार्क्स मौजूद हैं। इसके अलावा मैंने इसी को कॉपी किया, पेस्ट किया, और अब मैंने यहाँ पे लिख दिया 1। कंट्रोल एस, प्रोग्राम रन करता हूँ, कंट्रोल F5, तो दोनों फंक्शन का रन होना चाहिए, और देख रहे हैं आप दोनों फंक्शन वैसे ही रन हो रहे हैं जिस तरह से हमारी वर्किंग हो रही थी। तो डेफिनेशन के रिस्पेक्ट से हमने ये समझ लिया कि एक्चुअली ऑपरेटर ओवरलोड से क्या मुराद है,
फंक्शन ओवरलोड से क्या मुराद है और वो किस तरह से वर्क करते हैं। इसी तरह से जो हमारी दूसरी बात ये थी कि नंबर ऑफ पैरामीटर का वैरी करना, तो बिल्कुल वो भी मुमकिन है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इंटीजर आईडी को यहाँ पर पेस्ट करके एक और पैरामीटर ऐड कर देता हूँ। तो अब आप देख रहे हैं कि वही डेफिनेशन दोबारा आ गई कि नंबर ऑफ पैरामीटर वैरी कर रहे हैं, लिहाजा अब ये मुमकिन है। तो अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ID प्लस, ठीक है। तो जैसे मैंने लिखा, आप देख रहे हैं कि इस रीडिंग पर अब एरर मौजूद है जहाँ पर डबल की वैल्यू दी है। क्यों? क्योंकि इसे एक और वैल्यू चाहिए। तो मैंने यहाँ पर एक और इंटीजर वैल्यू दे दी 12, यानी 12 इज द ID एंड 45.50 इज द मार्क, वेयर एज 1 इज द ID फॉर दिस फंक्शन। रन द प्रोग्राम एंड लेट्स सी, ठीक है। आप देख रहे हैं 12 वैल्यू बिल्कुल वैसी डिस्प्ले हो रही है। तो ये एक सिंपलेस्ट वे पे डेफिनेशन विद वर्किंग थी कि मेथड ओवरलोड से क्या मुराद है, किस तरह से ओवरलोडिंग होती है और वो किस तरह से कॉन्फ्लिक्ट को रीड कर रहा होता है, वो चीज़ें हमने यहाँ पर देखी। बैक टू स्लाइड। तो डेफिनेशन पे फंक्शन ओवरलोड पे यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि यू कैन हैव मल्टीपल डेफिनेशन फॉर द सेम फंक्शन, नेम इन द नेम, सेम स्कोप, द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन मस्ट डिफर फ्रॉम ईच अदर बाय द टाइप्स और द नंबर ऑफ द आर्गुमेंट इन द आर्गुमेंट लिस्ट। या तो उनके टाइप्स चेंज हो या उनके आर्गुमेंट्स यानी पैरामीटर चेंज हो। यू कैन नॉट ओवरलोड फंक्शन डिक्लेरेशन दैट डिफर ओनली बाय रिटर्न टाइप। तो आप देख रहे हैं कि ये वही डेफिनेशन की बात कर रहा है जो हमने इम्प्लीमेंटेशन पे भी देखी कि अगर आप रिटर्न टाइप चेंज करेंगे तो उसके ज़रिए से ओवरलोड नहीं हो सकता, और हमने प्रैक्टिकली भी उसे देखा। लास्ट पर हमें ऑपरेटर ओवरलोडिंग के हवाले से बात समझनी है कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या चीज़ है। तो डेफिनेशन पे बताया जा रहा है द कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरलोडिंग ऑफ द ऑपरेटर, अ फंक्शन कैन ऑल्सो बी अप्लाइड टू ऑपरेटर। यानी आप एक ऑपरेटर पर फंक्शन अप्लाई कर रहे हो और उसे बता रहे हो कि एक ऑपरेटर एक से ज्यादा फंक्शनैलिटीज कैसे परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। ऑपरेटर ओवरलोडिंग गिव द एबिलिटी टू यूज द सेम ऑपरेटर टू डू वेरियस ऑपरेशन, यानी आपने एक ऑपरेटर से डिफरेंट वेरियस काइंड के ऑपरेशन परफॉर्म कराना है। तो हम देखते हैं कि एक प्लस का जो ऑपरेटर है हमारे पास, प्लस साइन अर्थमेटिक ऑपरेटर जो दो नंबर्स को ऐड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसको हम किसी डिफरेंट पर्पस के लिए बाय यूजिंग ऑपरेटर ओवरलोडिंग कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। सी, तो मैंने यहाँ पर स्टूडेंट के नाम से क्लास बनाई थी। अब हम एक क्लास बनाते हैं, क्योंकि मैंने फर्दर तमाम क्लासेस को कमेंट कर दिया है, तो मैं चाहूँ तो EMP के नाम से क्लास बना सकता हूँ। इसके बाद मैंने इस क्लास में लिखा पब्लिक इंटीजर ID, ठीक है, और इस ID को हम 0 असाइन करते हैं, सॉरी। और इसी तरह मैंने एक बनाई पब्लिक स्ट्रिंग नेम और मैंने इसमें नल वैल्यू यानी एम्प्टी उसको असाइन किया। लेकिन सबसे पहले तो हमें ये बात समझनी है कि अभी जो मैंने बताया कि प्लस साइन को हम मल्टीपल पर्पज से इस्तेमाल करते हैं वो एक्चुअली है क्या, ठीक है, समझते हैं। देखो, मैंने console डॉट राइट लाइन पे लिखा 2 + 2, ठीक है। फिर मैंने console डॉट राइट लाइन पे लिखा फहद प्लस फहद हुसैन। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि मैंने दोनों जगह ही प्लस साइन यूज किया है ना। मैं जैसे प्रोग्राम को रन करता हूँ तो एक जगह मुझे आउटपुट मिलता है 4, जबकि दूसरी जगह मुझे आउटपुट मिलता है फहद कॉन्कैटिनेशन के साथ हुसैन लिखा हुआ है। तो जो यहाँ पर काम हुआ है इस प्लस साइन का, तो मैं कह सकता हूँ कि ये ऑपरेटर ओवरलोडिंग है। लेकिन अब हमारा फोकस ये है कि मैं इसी साइन के जरिए से ये चाहता हूँ कि एक दो ऑपरेटर की दो ऑब्जेक्ट की वैल्यूज आपस में ऐड हो और उनकी थर्ड ऑब्जेक्ट की वैल्यू यहाँ पर डिस्प्ले हो, विच मीन obj1 प्लस obj2 प्लस इक्वल टू obj3। तो ये हमारी फंक्शनैलिटीज है। ये हम चाहते हैं कि ऑपरेटर ओवरलोड को यूज करते हुए मैं क्या करूं, दो ऑब्जेक्ट की वैल्यू को ऐड करके उनका सम डिस्प्ले करवा दूं, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये ऑब्जेक्ट नहीं बना हुआ है। तो अभी हम इसे कमेंट करते हैं तीनों लाइनों को, और अब हम अपने उस गोल पे चलते हैं जो हम नीचे काम कर रहे थे। तो आप क्लास पे देख रहे हो दो वेरिएबल हैं ग्लोबल हमारे पास। अब हम यहाँ पर ऑपरेटर ओवरलोड के लिए एक फंक्शन बनाएंगे। तो मैंने लिखा पब्लिक स्टैटिक लिखने की वजह ये ताकि मुझे ऑब्जेक्ट ना बनाना पड़े, और उसके बाद मैंने अपने क्लास का नाम लिखा और उसके बाद लिखूंगा मैं ऑपरेटर। किस ऑपरेटर को यूज करते हुए बनाना चाह रहा हूँ भाई, प्लस। उसके बाद आप यहाँ पर पैरामीटर बताएंगे। तो पैरामीटर पे मैंने बताया EMP ऑब्जेक्ट 1, EMP ऑब्जेक्ट 2 एंड बॉडी। तो इस वक्त जो फंक्शन मैंने यहाँ पर बनाया है विथ रिस्पेक्ट टू ओवरलोड, वो ये इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि ये फंक्शन एम्प्लॉय टाइप का है। जैसे रिटर्न टाइप कोई वैल्यू होती है तो ये ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, फाइनली हमें एक
और इनकी जो पैरामीटर की वैल्यू होंगी जब ये रिटर्न वैल्यू करेगा तो वो दो ऑब्जेक्ट की वैल्यू को एज अ इनपुट लेगा। जिस तरह से आप फंक्शन कॉल करते हैं उसमें दो पैरामीटर दे के वैल्यू को रिटर्न करा देते हैं, तो ये एम्प्लॉय का मतलब है कि ये एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा मुझे। कैसे? तो इसके लिए मैं इस ऑपरेटर ओवरलोड पर आके मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, इसका नाम रखता हूँ obj3 क्योंकि 1 और 2 मैंने पैरामीटर में पास किया है और मैंने यहाँ पे लिखा है emp। अब मैं कहता हूँ कि obj के अंदर जो वैल्यूज है यानी obj3 डॉट id 0 असाइन हुई है ऊपर, ठीक है, मैंने इससे बराबर कर दिया obj1 डॉट id प्लस obj2 डॉट id, ठीक है। हम इसे 3 करेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ऑब्जेक्ट 3 हमारा बना है उसमें 1 और 2 की id की वैल्यू ऐड हो जाएगी। इसी तरह मैंने इसी लाइन को कॉपी किया, पेस्ट किया और जहां पर id लिखा है वहां पर मैं लिखूंगा नेम एंड दैट्स इट ऑल्सो। दोनों वैल्यू ऐड हो गई। अब फाइनली मैं क्या करूंगा, obj को रिटर्न करा दूंगा। तो देखो जैसे मैंने रिटर्न करवाया एम्प्लॉय से एरर भी चला गया क्योंकि मैंने स्टार्टिंग पे यही बताया कि क्या है। तो अब हमारा प्लस साइन क्या कर रहा है, दो ऑब्जेक्ट की वैल्यू को ऐड करके तीसरे ऑब्जेक्ट की वैल्यू को हमें क्या करके देगा, रिटर्न करके देगा। कैसे देगा? मेन पर चलते हैं और मेन पर जाने के बाद मैं सबसे पहले ऑब्जेक्ट बनाऊंगा emp का obj1 के नाम से, ठीक है ना। तो 1 पे दो वैल्यू दे देंगे हम, तो मैंने obj1 के अंदर id की वैल्यू दी, ठीक है 2, आप कुछ भी दे सकते हैं। और नेम पे मैंने स्ट्रिंग में पास किया फहद, ठीक है। स्पेस इसलिए दे रहा हूं ताकि कॉन्केटिनेशन पर स्पेस आए। तो 1 ऑब्जेक्ट के लिए मैंने वैल्यू डिसाइन कर दी, कॉपी किया, पेस्ट किया, जहां 1 लिखा हुआ है इसको मैंने 2 कर दिया, ठीक है, और इसे मैंने सेंड कर दिया। अब बारी आएगी उसी ऑब्जेक्ट की वैल्यू को कॉल करने की जो प्लस साइन के लिए मैंने बनाया हुआ है। तो अब मैं बनाऊंगा ऑब्जेक्ट 3 और obj3 डॉट 3 इक्वल टू obj1 प्लस obj2 and then finally console.writeLine obj3। तो आप देख रहे हैं ये वो प्लस साइन है जो हमें फाइनली इसी क्लास के ऑब्जेक्ट के जरिए से कॉल करके दे रहा है और वो तीनों वैल्यूज दोनों वैल्यूज को यानी 2 and 2 4 होंगे और दूसरी लाइन पर हमें फहद हुसैन कॉन्कैटिनेट होकर मिल जाएगा बाय यूजिंग ऑपरेटर ओवरलोड। लेट्स सी, देखते हैं कि क्या हमारा आउटपुट वही आ रहा है जो डिजायर है। ओके, समथिंग रॉन्ग। ओके, ऑब्जेक्ट बनाया हमने, सॉरी। तो जहां पर मैं obj3 लिख रहा हूं सिर्फ, उसके साथ मुझे वैल्यू तो भी बतानी होगी ना कि id की वैल्यू डिस्प्ले करो। पहले ऐड तो इसके अंदर हो गया है obj में दोनों की वैल्यू, लेकिन डिस्प्ले करते वक्त बतानी होगी। तो मैंने id की वैल्यू बताई और इसी तरह नेम की वैल्यू बताई, ठीक है। रन करते हैं एंड हियर इट इज। तो ये एक लीस्ट नंबर ऑफ कोड के साथ वो कॉन्सेप्ट था कि एक्चुअली ऑपरेटर ओवरलोड और इसी तरह फंक्शन ओवरलोड का कॉन्सेप्ट क्या है, किस तरह से आप एक प्लस साइन के ऑपरेटर को डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे हमने स्टार्टिंग पे देखा। और यही कॉन्सेप्ट हमें ऑपरेटर ओवरलोड के लिए देता है। और फाइनली हमने एक प्लस ऑपरेटर को यूज़ करते हुए उसके ऑपरेशन को चेंज किया कि आप ऑब्जेक्ट की वैल्यू को फाइनलाइज करके प्रिंट करा के देखें, जो हमने स्टार्टिंग पे यहाँ पर प्लस साइन से इंडिकेट किया था। तो ओवरऑल अभी तक हमने बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को यहाँ पर डिस्कस किया कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, उसमें किस तरह से हम फंक्शन ओवरलोड एंड ऑपरेटर ओवरलोड करते हैं। तो इस सेशन के अंदर अभी तक हमने जो चीज़ें पढ़ी कि वो इनकैप्सुलेशन क्या है, इनकैप्सुलेशन किस तरह से परफॉर्म की जाती है, इनहेरिटेंस क्या चीज़ है, ठीक है, इज अ एंड हैज़ अ रिलेशनशिप क्या है, इनहेरिटेंस कितने टाइप की है, जैसे हमने सिंगल लेवल, मल्टीपल लेवल, मल्टी लेवल, हायरार्किकल लेवल, ठीक है, एंड इसी तरह हाइब्रिड लेवल जो इंटरफेस के जरिए से मुमकिन है, वो सारी चीज़ें देखी। पॉलीमॉर्फिज्म में अभी तक हमने स्टैटिक या फिर कंपाइल टाइम पे फंक्शन ओवरलोड एंड ऑपरेटर ओवरलोड को देखा। तो नेक्स्ट सेशन पर हमारा ऑलमोस्ट लास्ट सेशन होगा जिसके अंदर हम इन पिलर्स को डिस्कस करेंगे, इन पिलर्स को देखेंगे कि इसमें कैसे काम हो रहा है प्रैक्टिकली भी और थ्योरेटिकली भी। ऑल्दो जो वीडियो इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से मैं बता रहा था वो हमारे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है,
आप यूट्यूब चैनल पर आके फ़ाद हुसैन से मुझे सर्च कर सकते हैं और ये वीडियो इस वक्त एक अपलोडेड है और जो कोड सेशन होगा वो मेरे ब्लॉग पर मौजूद है, यहाँ पर आकर आप उन चीज़ों से भी फैसिलिटेट हो सकते हैं। दैट्स द एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन और वर्कशॉप।